नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया टीवी। मैं हूं सैयद। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में और दिल्ली में आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूं जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, उस्ताद गुलफाम अहमद खान साहब, जिनको दीगर कैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। दुनिया भर में इनका नाम है, पूरे हिंदुस्तान को पहचान दिलाने वाले हैं शख्स ये। और अफगानिस्तान, अफ्रीका वगैरह ऐसे दीगर बहुत सारे जो विदेश हैं वहाँ भी जाके संस्कृति को हमारी पहचान दिलाई है। गुलफाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम रूबरू में आपका। नमस्कार, आदाब। मैं जानना चाहूँगा कि सिलसिला आपके फादर साहब से था या आपने खुद इसको सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी? हालाँकि जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब चाहते थे कि आप बजाएँ, तो इस बारे में कुछ बताइए ना प्लीज़। हाँ, दरअसल में हम लोगों का जो घराना है, सैनिया घराने से ताल्लुक़ है और मुझसे 2 साल बड़े भाई थे। मेरे फ़ादर चाहते थे उन्हें सिखाना, वो नहीं सीखे। मैं छोटा था, मेरी उम्र उस वक़्त थी 6, तो फिर मुझे वो रबाब दिया गया। तो वो रबाब से शुरुआत करी और 1 साल मैंने रबाब बजाया। उसके बाद फिर सरोद शुरू कराया गया और पहला मेरा जो प्रोग्राम हुआ गुरदासपुर में, और मुझे याद है पृथ्वीराज कपूर सामने बैठे थे और मैंने एक छोटी सी कोई धुन बजाई थी नागिन की। तो वहाँ से इस सफ़र जो हमारा शुरू हुआ था और फिर फादर की डेथ हुई, फिर मदर की डेथ हुई, तो अपने घर में था संगीत। तो मेरे उस बड़े भाई ने मुझे सिखाया, इनका नाम उस्ताद मुख्तार अहमद, और मेरे चचा भाई भी थे, फूफी के लड़के उस्ताद इलियास खां, उनसे लखनऊ जाके मैं सीखा करता था। तो इस तरह से बहुत स्ट्रगल करते 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 करते, क्योंकि मेरे फादर की तमन्ना थी कि मैं बजाऊं, सरोद बजाऊं मैं। तो मरने से पहले उनके 20-25 दिन पहले उनके आंसू देखे थे मैंने, वो मुझे आज भी याद है। वो चाहते थे कि मैं बजाऊं, इसीलिए मुझे फिर शौक़ भी उठा, फिर फादर के आंसू याद आए। तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल, रियाज़ बहुत किया। अब एक पेट भी जुड़ा हुआ है, घर में कोई नहीं, तो इसलिए बहुत तकलीफ़ें आई। हमारे ग्रैंडफ़ादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जिन्होंने सरोद को कंप्लीट किया था, जिसमें प्लेट लगाई, सीना जिसे बोलते हैं, और लोहे के तार चढ़ाए थे, और पहला जो सरोद बनाया गोल कुंडी का, वो आज भी मेरे पास रखा है, जो 200 साल पुराना है, मेरे पास रखा है। और बहुत सारी यादें हैं बुजुर्गों की। तो ये है कि तकरीबन कितने साल हो गए होंगे आपको सरोद और रबाब बजाते हुए? हालाँकि बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत करना पड़ती है, बहुत रियाज़ करना पड़ता है, तो कितने साल लगे आपको इसको सीखने में? मुझे हो गए तकरीबन 60 साल हो गए। साल तक शायद अफ़गानिस्तान में बच्चों को टीचिंग वगैरह भी देते थे और उनको हिंदी, उनको रबाब के बारे में, सरोद के बारे में आप बताते थे। हाँ, हिंदी तो मैं भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए। अभी जून में गया था, जुलाई में गया, और अगस्त में मेरी वाइफ की डेथ हुई तो जाना हो नहीं पाया। बहरहाल, तो वहाँ जो मैंने सीखा है, उससे पहले मैंने पंजाब में शुरू कराया था। पंजाब में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हरवल्लम कॉन्फ्रेंस, ये दिसंबर में होती है, तो वहाँ मैंने बजाया था रबाब। 200 साल के बाद पहली बार, 131 साल में फर्स्ट टाइम वहाँ रबाब बजा था उस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद जितने भी वहाँ के जो पंजाब के बाबा लोग थे, उन्होंने मेरे घर आना शुरू कर दिया और फिर मैंने सिखाया। पटियाला यूनिवर्सिटी में भी मैंने सिखाया हफ्ते में 2 दिन, और गुरु आसरा ट्रस्ट चंडीगढ़ में है, वहाँ पे लड़की थी, उन्हें सिखाया। और जवद्दी टकसाल लुधियाना में उन लोगों ने सीखा। बड़ू साहब में बाबा इकबाल सिंह, उनके बच्चे भी यहाँ आते थे, मैं भी जाता था, काफ़ी इन्हें सिखाया। और फर्स्ट जो गुरु ये गोल्डन टेम्पल में 200 साल के बाद कीर्तन हुआ था, 230 मार्च 2007 में, वो मेरे शागिर्दों ने किया था वहाँ। तो मुझे उस दिन का ये किस्सा ऐसे याद है, क्योंकि 200 साल के बाद हुआ है वो कीर्तन रबाब पे। और खैर, वो आज भी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो गोल्डन टेम्पल में किला बजाते हैं, जो रागी आते हैं, 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी है। 3 शागिर्द हैं मेरे वहाँ, और पंजाब में मैंने बहुत काम किया। अच्छा जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। कभी-कभी ज़हन में चीज़ें आती हैं कि सरोद और रबाब के सुरों में क्या फ़र्क होता है? दोनों की ट्यूनिंग अलग होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट भी अलग होते हैं? हाँ, ट्यूनिंग में भी फ़र्क है।
तारों में फ़र्क है, स्टाइल अलग है बजाने का, ट्यूनिंग का स्टाइल अलग है। और इसके अंदर जो है हमारे सरोद में उसमें गंभीरता है बहुत। और रबाब के अंदर वीर रस है और सूफी भी है, लेकिन वीर रस ज़्यादा बजता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रबाब का टच अफ़गानिस्तान से हो बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में या अफ़गानी साज में इसका इस्तेमाल होता है, हमने देखा है। अफ़गानिस्तान से भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो रबाब है जो हमारे हिंदुस्तान का है, उसको बोलते हैं धुरपति रबाब। अच्छा, जो हिंदुस्तान हाँ, का है। जो धुरपति रबाब है ये हिंदुस्तान का है। और जो मर्दाना थे वो ये भी बजाते थे, जिसे आज पंजाब में भाई फरिंदा रबाब कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर अफ़गानी क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं और बजाते हैं। ये 2006 के बाद 2006 में शुरू हुआ था, क्योंकि 2005 में मैंने यहाँ, वैसे तो मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ बजाया मैंने रबाब सरोद। 1 महीने का टूर था ICCR से। तो काफ़ी, कुछ लोग कहते थे कि ये हिंदुस्तान में इसकी फ़ोटो देखी जाती है और रबाब का नाम सुना जाता है, लेकिन किसी को बजाते नहीं देखा न सुना। तो मैंने खैर इसको काफ़ी। उस्ताद जी, हम ये जानना चाहेंगे हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जो ये रबाब बजाते हैं? अब तो बहुत हो गए, मेरी शागिर्द होते हैं। हाँ, अभी भी घर पे आते हैं। अब तो मेरे ख्याल से पंजाब में कोई 100-150 के करीब हैं, जिसमें से 30-40 तो मेरी शागिर्द हैं और फिर मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं, क्योंकि मैं 5 साल अफ़गानिस्तान रहा। वहाँ 185 मेरे स्टूडेंट थे जो रबाब सीखते थे, सरोद सीखते थे, सितार भी सीखते थे। क्योंकि मैंने जो मेरे भाई थे इलियास खान साहब, चाचा भी थे, कहते थे उन्हें, तो वो सितार बजाते थे। तो जब वो बजाते थे तो मैं उनसे सीखता था जो भी राग वगैरह। तो मुझे सितार का भी थोड़ा अंदाज़ है कि किस तरह का। हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। तो बहरहाल एक मैंने ये ज़रूर किया कि अफ़गानिस्तान में लोग रबाब तो बजाते हैं, रबाब बजा के कोई गाता नहीं। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, अरे वाह! सूफ़ी वगैरह अपने ही लिखता हूँ, खुद कंपोज़ करता हूँ और वो रबाब पे बजाता हूँ। अगर जिस वक़्त आपको पद्मश्री के लिए सम्मानित किया जाने के लिए फ़ोन आया था या आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो आपको उस वक़्त कैसा महसूस हुआ था? क्या फीलिंग्स थी आपकी? हाँ, उस वक़्त की फ़ीलिंग देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। दरअसल में ये जो सरोद का घराना ना हमारा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की होती है। तो मेरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, नामी लोग, जो का सरोद से ताल्लुक़ नहीं है, वो दबे ज़बान में तो कहते थे कि ये आपके घराने की चीज़ है, ये आपके घर का काम है। जब पद्मश्री मिल गया, फिर वो खुल के कहने लगे, ये तो आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, आप तो इसके हकदार हैं। तो मेरे लिए एक ख़ानदान मेरा ज़िंदा हुआ और मैं इस अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये पद्मश्री मिला मुझे। 102 लोगों को मिला था, पहला नंबर मेरा था, 101 सब पीछे थे। अरे वाह! तो ये, और फिर मुझे इससे पहले यशभारती अवार्ड भी मिला लखनऊ में, जो अखिलेश जी ने दिया था, और उसमें कैश भी अच्छा खासा था और 50,000 पेंशन थी, जो अब बंद हो गई है। खैर बहरहाल ऊपर वाला जो करता है बेहतर। हाँ, मेरा बेटा है, वो कर रहा है इसे। पोते को अभी शौक नहीं है इतना, लेकिन हाँ बेटा जो है वो बजा रहा है। मतलब बेटे के बाद पोते तक तो पहुँच नहीं रही कहानी? नहीं पहुंच जाएगी, क्यों, बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे ब्लड में है। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद गुलफाम अहमद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आया और आपने बहुत हमें वक्त दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं इसी तरह से आपको तरक्की मिलती रहे और आपको अवार्ड से अवार्ड मिलते रहे पूरे हिंदुस्तान में। हमारे सरोद और रबाब को आप 4 चांद लगाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। ये थे गुलफाम अहमद खान साहब, जिनसे हमने बातचीत करी। इसी तरह से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे कोई ना कोई नई शख्सियत से। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ऑल इंडिया टीवी।